आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, एक तरफ बरसात से गर्मी से राहत मिलती है और प्राकृतिक सौंदर्य दिल को हर्षित करता है, वहीं दूसरी तरफ बरसात में स्वास्थ्य की देखभाल का खास ख्याल रखना पड़ता है। ये बहुत जरूरी होता है। इस मौसम में वायरल इन्फेक्शंस और मानसून संबंधित बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। आज का रेडियो डॉक्टर इसी पर केंद्रित रहेगा। आज हम बात करेंगे केयर ड्यूरिंग मानसून सीजन पर। बरसात के मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल कैसे की जाए। हमारे साथ हमारे रेडियो डॉक्टर मौजूद हैं। आज के हमारे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर घनश्याम पांगती, डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। नमस्कार, स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद शालिनी मैम। तो डॉक्टर साहब, जैसे बात करते हैं बरसात में, अच्छा तो बहुत लगता है क्योंकि एक तो गर्मी बहुत अभी पड़ी और उसके बाद जब रिमझिम फुहारें पड़ी तो बड़ा अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। लेकिन साथ ही साथ हम रेडियो डॉक्टर में ये जरूर बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि ये मौसम जो है ना बड़ा अट्रैक्ट करता है बीमारियों को। कौन कौन सी बीमारी खासतौर पर होती है इस सीजन में? जी हाँ शालिनी मैम, जैसे कि आपने बताया कि मॉनसून का बहुत टाइम से हमारे यहाँ हीट वेव बड़ी जोर से पड़ी इस बार पूरे वर्ल्ड में, बट इंडिया में बड़ी सारी मोर्टेलिटीज़ हुई, बहुत सारे हॉस्पिटलाइजेशन हुए। तो हम लोग बारिश का बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे और लकीली ये दिल्ली में और पूरे नॉर्थ इंडिया में भी आ गई है। और लेकिन बिल्कुल जो बारिश का मौसम होता है इसके साथ बहुत सारी बीमारियां हमारे साथ हमारे एनवायरनमेंट में आ जाती हैं, जिसका कि हमें ख्याल रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम ये रहता है कि क्योंकि पानी आया है तो ये सारा पानी कई बार कंटेमिनेट कर देता है। हमारे जो पीने की पानी की व्यवस्था है उसमें कंटेमिनेशन हो जाता है। तो वाटर बॉर्न डिजीज जो कि एक मेजर चंक है इसमें आ जाता है। इसमें जैसे वाटर बॉर्न डिजीज में आपको डायरियल डिजीज, दस्त लग जाती है बच्चों में जो कि जानलेवा हो सकती है, बड़ों में भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। इसी तरह के वाटर बॉर्न डिजीज में हेपेटाइटिस वायरस के इन्फेक्शन होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई। ये जो वाटर बॉर्न डिजीज है ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। दूसरा मैं ये भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि क्योंकि बारिश के साथ जब पानी जमा होता है तो हमारे यहाँ बहुत सारी जगह मच्छर पैदा होने लग जाते हैं हमारे इस ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में। तो डेंगू अब आने लगा है, हमारे हॉस्पिटल में डेंगू के मरीज आने लगे हैं, जो कि कुछ डेंगू बहुत सीवियर या जानलेवा डेंगू हो सकते हैं अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना करें। मलेरिया के केसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और इन्फेक्शन लाइक टाइफॉइड और लेप्टोस्पायरा, ये सारे इन्फेक्शन भी वाटर बॉर्न डिजीज के साथ बढ़ जाते हैं। तो इनका हमें मेजर ख्याल रखना चाहिए। जी, तो आपने बताया डॉक्टर साहब बहुत सारी बीमारियां हैं जो खासतौर पर इस मौसम में बढ़ जाती हैं। तो श्रोताओं, आप भी अगर इस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से कोई और जानकारी चाहते हैं कि मानसून में कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, या किसी बीमारी के बारे में आपके मन में आ रहा है, कोई विचार आ रहा है कि इसको स्पष्ट कर लें डॉक्टर साहब के साथ, तो जरूर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हैं। और हमारे श्रोता डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं, हमारे साथ फोन कॉल पर हैं। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार शालिनी मैम। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। डॉक्टर साहब को नमस्कार, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ रोहिणी दिल्ली से। नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरी ग्रैंड डॉटर को 3 दिन से टाइफाइड हो गया है, तो फीवर उसका काफी चल रहा है। उसको तो नेक्स्ट वीक दिल्ली से बाहर जाके कॉलेज ज्वाइन करना था। तो मुझे उसकी क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? दवाई तो वो ले रही है, एंटीबायोटिक और कुछ, और खाने पीने में क्या परहेज करना चाहिए? क्या वो ट्रेवल कर सकती है इतनी जल्दी? सुन के बहुत दुख हुआ कि उनको टाइफाइड हो गया, उनको ट्रेवल भी करना है। तो बट टाइफाइड जैसे कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आंतों का, तो उसमें एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं। एंटीबायोटिक जैसे आपने बोला 3 दिन शुरू कर दिए हैं। टाइफाइड भी जैसे एक टाइफाइड होता है कि जो कि बहुत सीवियर नहीं है, जिसमें कि आप ना दवाई गोली, एंटीबायोटिक गोली के रूप में आती है और इंजेक्शन के रूप में आती है। तो शुरू में जब आप किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, ओपीडी में दिखाते हैं या किसी के नर्सिंग होम में, तो वो ओरल मेडिकेशन, ओरल एंटीबायोटिक देते हैं। तो कोर्स लगभग 7 से 10 दिन का कोर्स रहता है। लेकिन अगर 3 दिन 4 दिन के बाद भी अगर बुखार नहीं उतरा तो आपको दोबारा से वहां जाके टेस्ट कराने चाहिए। और मे भी अगर वो मुंह से खा नहीं पा रही है, बहुत पेट में दर्द है, या फिर उनको होश में ठीक से नहीं रही है, पहचान नहीं रही है, ऐसी कुछ तकलीफ, नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। अगर ऐसी तकलीफ होती है तो आपको दोबारा अस्पताल जाने की जरूरत है। तो आपको अस्पताल जाना पड़ेगा और मे भी आपको इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी। दूसरा है कि कई बार गलत डायग्नोसिस भी हो जाता है। टाइफाइड शुरू के 3 दिन में कंफर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए
ब्लड कल्चर की जरूरत होती है। तो अगर 3 से चौथे दिन में बुखार नहीं उतरे तो आप अपने जो चिकित्सक हैं उससे दोबारा मिलिए और चेक करिए कि बुखार क्यों नहीं उतरा। तो आइदर आपको एडमिट करके इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी या फिर कोई और टेस्ट भी चेक कर सकते हैं कि कोई और कारण तो नहीं है बुखार का। तो 3 दिन बाद आप रिपोर्ट दिखिए। वो ब्लड टेस्ट में कंफर्म हो गया था टाइफाइड। तो ठीक हो जाएगा। 7 से 8 दिन का दवाई एंटीबायोटिक लीजिए। ठीक, मेरे ख्याल में उसका ट्रैवल पोस्टपोन करना ही ठीक रहेगा। ओरल से ठीक हो रहा है बुखार, अगर 30 से चौथे दिन ठीक हो गया तो फिर ट्रैवल कर सकती हैं। और खाने में परहेज में हल्का खाना खाएं, मतलब हार्ड चीज ना खाएं, सेमी सॉलिड खाएं तो बेटर रहेगा। ठीक है डॉक्टर जी। हमारे एक और श्रोता फोन लाइन पर। हेलो, रेडियो की डॉक्टर शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। नमस्कार चड्ढा जी, प्रश्न करें। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। सादर प्रणाम चड्ढा जी, बताइए चड्ढा जी। डॉक्टर साहब, मॉनसून में एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो ये बारिश है ना, वो पार्टली होती है। जैसे अभी मैं आपको फोन कर रहा हूँ तो धूप है यहाँ पे और थोड़ा पसीना भी आ रहा है। सड़क के उस तरफ जाऊंगा तो बारिश हो रही होती है, उसमें सारा बदन भीग जाता है, एक तरफ गर्म दूसरी तरफ ठंडा। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है और कैसे करनी चाहिए? नंबर 2, बारिश के मौसम में अक्सर हमको स्पाइसी फूड खाने का दिल करता है, तो ये हमारी बॉडी और सेहत के लिए कितना हानिकारक है, कृपया बताने का कष्ट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल चड्ढा जी, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं। पहले का तो मेरा जवाब ये रहेगा, आप अपने साथ एक छाता लेके जाइए। तो आप चाहे बारिश हो रही है तो आपके पास छाता रहना चाहिए। अगर आप भीगेंगे ही नहीं तो आपको एक गर्म ठंडे वाली प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इन जो बारिश के मौसम में है, जब ये ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन भी आ जाते हैं, इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये सारे आ जाते हैं। तो आप भीगना अवॉइड करें। अगर गलती से आप छाता नहीं ले गए हैं तो घर आके या कपड़े चेंज कर लीजिए, या ऑफिस में जा रहे हैं तो टॉवल आवल ऑफिस में रखिए और अपने को ड्राई रखिए। ड्राई रहने से आप फंगल इन्फेक्शन या फफूंदी के इन्फेक्शन से भी बच जाएंगे और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यूजली इन्फ्लुएंजा से बच पाएंगे। दूसरा प्रश्न आपने पूछा था कि स्पाइसी फूड खाने का मन वैसे तो सभी को करता है, बट बड़े सारे लोगों को फिर एसिडिटी तो बोला जाता है, खासकर एसिडिटी हो जाती है। तो मैं बोलूंगा कि बाहर खुले हुए में खाना तो बिल्कुल ही अवॉइड करें इस बारिश के मौसम में, मानसून में। बहुत सारे जो वाटर बॉर्न डिजीज हैं, ये कारण यही है कि आप बाहर से खाना खाते हैं। तो बेस्ट रहेगा आप हेल्दी फूड खाइए, फल वल जो भी आप ग्रीन वेजिटेबल ये सारी चीजें लेते हैं तो घर में पका हुआ खाइए, बरसात में खासकर। घर के पकोड़े खाइए, बाहर के पकोड़े अवॉइड कीजिए। पकोड़े खा सकते हैं और ज्यादा मिर्ची वाला ना खाएं, ज्यादा मसाला अवॉइड करें, मसाला से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। घर के पकोड़े बन के खाइए और घर में चाय पीजिए आराम से। बाहर का मैं बोलूंगा बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि पानी जो वो यूज करते हैं उसका कोई मुश्किल है बताना कि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। ऐसा ही एक सवाल आया है डॉक्टर साहब, पानी की आपने बात की है और आपने बताया भी वाटर बॉर्न डिजीजेस बढ़ जाती हैं इस मौसम में, और ये हमें मैसेज लिखकर भेजा है अरविंद ने, यमकेश्वर डिस्ट्रिक्ट, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। लिखा है, मेरा सवाल है कि पीने के लिए पानी को ड्रिंकेबल कैसे बनाया जाए, क्योंकि हम जो पानी आजकल यूज करते हैं बारिश पड़ने पर वो थोड़ा खराब हो जाता है। तो ये आपने भी बताया कि वो कंटामिनेट हो जाता है कई बार। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत देश में कि जब बरसात होती है पानी स्टैग्नेट होता है, तो आपकी जो पाइपलाइन भी होती है, क्योंकि वो नेगेटिव प्रेशर से पानी सक करता है, तो जहां भी स्टैग्नेशन होगा तो वो पानी आपकी जो नल व्यवस्था है उसके अंदर चला जाएगा, उससे कंटेमिनेशन हो जाता है। तो आप वैसे तो आजकल सभी के घर में आरओ प्लांट होते हैं, छोटे पोर्टेबल आरओ होते हैं, तो आरओ का पानी यूज करें और उसका टीडीएस चेक कर सकते हैं कि कितना टीडीएस है, क्योंकि आरओ लगाने के बाद भी 6 महीने 8 महीने में आपको उसको दोबारा से चेक करना चाहिए कि वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा, पानी ठीक दे रहा है नहीं दे रहा। इसके अलावा ट्रैकिंग व्रैकिंग में या पहाड़ी इलाके में, जैसे आपने बताया पौड़ी गढ़वाल में रहते हैं, तो वहां पर एक क्लोरीन टैबलेट भी यूज कर सकते हैं। आप किसी कंटेनर में 1 बाल्टी पानी लीजिए, उसमें क्लोरीन टैबलेट डाल के उसको डिकंटेमिनेशन कर सकते हैं, बट ये पेरिफेरल एरिया के लिए है। बट यहाँ पर आप अवॉइड करें बाहर का पानी, और पीने के पानी को या तो बॉयल कर लें, सबसे बेस्ट रहेगा, चीपेस्ट है, बॉयल करके उसको ठंडा करके पीजिए, या आरओ का पानी यूज कीजिए। जबकि अब बाहर कहीं है जहां पर आपको पता नहीं है कि आपके पास अपना आप कहीं बाहर गए हुए हैं, तो क्लोरीन का यूज कर सकते हैं। आई विल से बहुत सारे लोग ट्रैकिंग पे आजकल इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए है।
आरओ और बॉइल्ड वाटर। उमेश कुमार खयाला से हमें लिख रहे हैं, नमस्ते डॉक्टर साहब और मैडम को, बरसात के पानी में नहाने से स्किन पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या, और आंखों में ये पानी चला जाए तो हम क्या करें? और ऐसा ही मिलता जुलता सवाल है स्किन इन्फेक्शंस की, हमने बात की थी डॉक्टर साहब की, बहुत हो जाते हैं इस समय। परिधि लिख रही है दिल्ली से, ग्रेट शो अलॉन्ग विथ मच नीडेड इन्फॉर्मेशन, वी आर ऑल्सो गेटिंग टू एंजॉय गुड सॉन्ग्स थ्रू आउट द शो। इनका क्वेश्चन ये है कि व्हाट जनरल प्रिकॉशंस टू टेक फॉर स्किन ड्यूरिंग मानसून, क्योंकि स्किन इन्फेक्शंस इस समय बहुत जल्दी होते हैं। तो ये 2 लोगों के प्रश्न है स्किन से रिलेटेड। बिल्कुल शालिनी मैम, जैसे कि सारे श्रोता चिंता में है कि स्किन इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है एनवायरनमेंट में, और अगर आप कपड़े गीले पहन रहे हैं, आपके कपड़े मोजे में नमी आ गई है, इन सब में फुफुंदी के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन, तो टीनिया एंड ऑल ये सारे इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो बेस्ट है आप आके सबसे पहले आप कपड़े चेंज करें, ड्राई कपड़े पहने। और कई बार होता है आपने कपड़े धो भी लिए हैं, पसीने वसीने लगे हुए कपड़े, बिल्कुल ही जैसे आपने कुछ एक्सरसाइज की है, एक्सर्ट करके आए हैं, ऑफिस से आए हैं, खासकर ये टेम्परेचर सडनली चेंज होते हैं, तो ये पसीने वाले कपड़े चेंज करके आप बेस्ट रहेगा आप नहा लें, और घर के नहाने के बाद फ्रेश ड्राई कपड़े पहने, और ये गीले कपड़ों को ठीक से धोएं, और अगर थोड़ी भी नमी है कपड़ों में तो उसको ब्लोअर ड्रायर से ड्राई कर लें या प्रेस कर लें। अगर गीले कपड़े पहनेंगे और अपने शरीर को आप गीला रखेंगे तो इन्फेक्शन ज्यादा चांसेस है बढ़ जाए, तो आप अगर गीलेपन को अवॉइड कर सके तो बेस्ट रहेगा, और आप फंगल इन्फेक्शन से बच पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, जो फंगल इन्फेक्शन या होते हैं तो खास तौर पर अगर होने के बाद किस तरह से इनका इलाज किया जाता है? अगर इन्फेक्शन हो जाते हैं तो फिर वैसे तो जनरल फिजिशियन के पास जा सकते हैं, बट हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो कि चमड़ी के एक्सपर्ट होते हैं, तो एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं काफ़ी, तो वो आप लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि क्लियर कट फुफुंदी जैसे दिख रहे हैं या कालापन आ गया है उंगलियों के बीच में, जूते के किनारे में, जैसे आपके कुछ पैरों के नाखून या उधर पर फंगल या काली काली फुफुंदी जैसी लग रही है, तो ड्राई करके अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो एंटी फंगल क्रीम यूज करें। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ काफी लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं इस तरह की क्रीम में, तो कई सारी क्रीम में स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं, उल्टा इन्फेक्शन बढ़ सकता है, और कई सारे में एंटीबायोटिक भी होते हैं, तो एंटी फंगल के अलावा एंटीबायोटिक भी एडेड होते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे जो श्रोता हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, वो सीधे फार्मासिस्ट के पास चले जाते हैं, वो कहते हैं कि कोई फंगल क्रीम दे दो, और वो आपको मिक्स वाली क्रीम दे देता है। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, आप किसी चमड़ी के एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से ओपिनियन लें अगर आपका इन्फेक्शन बढ़ गया है। अगर फिर भी आप ऐसी असमंजस की स्थिति में है तो सिंपल एंटी फंगल क्रीम लें और उसको लगाएं। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि इस मौसम में साफ सफाई का भी ध्यान बहुत ज्यादा रखना होता है, कपड़े बिल्कुल गीले नहीं रहने चाहिए, फौरन आप सुखा लें कपड़ों को। तो ये बताइए कि अगर इस तरह की समस्या होती है, जैसे एक तो ये मैं जानना चाहूंगी अपने सुनने वालों के लिए, क्या टिप्स आप देना चाहेंगे जैसे पर्सनल हाइजीन के लिए? और दूसरा, बच्चों की भी अगर हम बात करें कि इस समय बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बारिश आई है अचानक से बाहर निकल जाएंगे, खेलेंगे, पानी में छप छप करेंगे, और स्कूल भी जाते हैं तो भीग गए, तो किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल इस तरह के, जैसे आपने बोला कि पानी में बच्चे जाते हैं, और एक श्रोता ने पहले भी पूछा कि आंखों में भी जैसे कोई गंदा पानी चला गया है तो उससे क्या परेशानी हो सकती है। तो उस गंदे में एक तो धूल मिट्टी जा सकती है, उससे आपको आई में इरिटेशन, एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन है जो कि पानी से डायरेक्टली हो सकते हैं, जैसे कुछ इन्फेक्शन जैसे लेप्टोस्पायरा इन्फेक्शन है जो कि दिल्ली में और जहां पर जानवर ज्यादा होते हैं उस जगह पे पाए जाते हैं। तो ये इन्फेक्शन अगर आपके कहीं पर कट लगा हुआ है या आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को एक्सपोजर हो गया है तो उसमें अगर ये लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया है तो ये आपको इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये अगर इन्फेक्शन होता है तो आपको किडनी में, लीवर में, इसके अलावा बुखार आना, ये सब डिसफंक्शन हो सकते हैं और इनमें ज्यादा तकलीफ हो सकती है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए गंदे पानी में अगर बच्चों को तो रोकना बड़ा मुश्किल है, अगर वो चले गए हैं तो वापिस आके उनको अच्छी तरह साबुन से नहलाया जाए और नहलाने के बाद ड्राई रखा जाए। और इवन जो सीलन आती है आपके घर में, आपके कमरों में आ सकती है, उससे भी फुफुंदी के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा आपके बिस्तर में ये सारी चीजें गीली हो सकती है, तो ट्राई करें, इनको ड्राई करके रखें। अगर कोई चीज लगातार बारिश हो रही नहीं कर पा रहे तो आप आयरन कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं कपड़ों को और इन सबको ड्राई करने के लिए। और
ड्राई रखें और पूरे घर के एनवायरनमेंट को भी थोड़ा सा ड्राई रखने की कोशिश करें, क्योंकि मानसून महीनों और वीक्स में चलता है हमारे यहाँ, ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है। एक श्रोता हमें लिख कर भेज रहे हैं अपनी समस्या मैसेज के माध्यम से, इनकी थोड़ी अलग है लेकिन मैं पढ़ रही हूँ। मेरठ से लिख रहे हैं संजय, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, मुझे कृपया ये बताइए कि आरओ का पानी पीने से क्या घुटने में प्रॉब्लम होती है, दर्द की परेशानी हो सकती है, और क्या आरओ का पानी कैल्शियम खत्म कर देता है? ये बड़ी अलग सी बात है और बहुत डिस्प्यूटेड इशू है। तो मैं क्योंकि हमारे श्रोता चाह रहे थे तो मैंने बोला, एक आपने क्लोरीन की बात कही थी डॉक्टर साहब, तो वो बड़ा सेफ रहेगा कि क्लोरीन अगर हम पानी में मिलाकर उसको डिसइंफेक्ट करें, बताइए। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और बट क्योंकि पानी बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए, तो हमें उस पर बड़ा ध्यान देना है। तो जिस श्रोता ने जैसे पूछा है कि आरओ में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरओ में जब आप मल्टीपल टाइम उसको रिफाइन करते हैं तो मिनरल चले जाते हैं, तो मिनरल की कमी हो जाती है, कुछ कैल्शियम कम हो जाता है उसमें, ये सब। तो ऐसा एविडेंस बेस्ड अगर मैं कहूँ तो कोई ऐसा बड़ा एविडेंस ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो आरओ का पानी पीते हैं, अगर हम बोले कि 1000 लोग आरओ का पानी पी लें और 1000 लोग दिल्ली में नॉन आरओ पी रहे हैं तो उनको घुटने में या किसी बोन की डिजीज हो रही है, तो ऐसा डॉक्यूमेंटेड नहीं है। बट आरओ के पानी से आप बैक्टीरिया फिल्टर कर सकते हैं, और आपके जो ये हाई टीडीएस या जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो तो साफ होते हैं, और आप चेक भी कर सकते हैं कितना टीडीएस है। तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज होती है, कुछ फायदा कुछ नुकसान करती है, तो मेरे ख्याल से फायदा ज्यादा है आरओ के पानी यूज करने से कंपेयर टू कम। रिगार्डिंग क्लोरीन टैबलेट, वो क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसको बाल्टी में यूज कर रहे हैं और आपको करीब 3-4 घंटे उसको डाल के रखना होता है, तो आजकल के जमाने में कोई बाल्टी का पानी पीना अवॉइड ही करना चाहेगा, क्योंकि ये सब चीजें ऊपर से कुछ धूल मिट्टी पड़ सकती है और उससे और कंटेमिनेशन हो सकता है। तो ये पहाड़ी इलाके में जहां पानी की कम व्यवस्था है, आप ट्रैक कर रहे हैं, उसके लिए ठीक है। घर में जो पानी आता है उसमें गवर्नमेंट जो एमसीडी है हमारी या जल बोर्ड है, वो क्लोरीन डाल के ही भेजती है, वो क्लोरीनेटेड वाटर ही होता है जो हमारे पास आता है, और वो एग्जैक्ट अमाउंट में डालते हैं, और इवन स्विमिंग पूल में वही क्लोरीनेटेड वाटर होता है, जो कि ज्यादा जाने से आपकी आंखें भी थोड़ी जल जाती हैं या जलन सी महसूस होती है। तो क्लोरीनेटेड गवर्नमेंट ने हमारे एजेंसीज ने कर रखी है। ये पेरिफेरल एरिया में है कि आप क्लोरीन टैबलेट्स साथ में रखें और वहां पर अगर यूज करें तो। जी, तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और आज हम रेडियो डॉक्टर में बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल। हमारे आज के रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर घनश्याम पांगती, आप डायरेक्टर प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में। आप हमें फोन करिए, हमारे नंबर्स हैं 23421080, 23421082, व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप हैं रेडियो डॉक्टर में अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में कैसे करें स्वास्थ्य की देखभाल। हमारे श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? रेडियो डॉक्टर की डॉक्टर शालिनी मैम को शालीनता से नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी प्रणाम। डॉक्टर साहब, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से ही, और उम्र मेरी जो है वो 48 वर्ष है, और वजन वेट मेरा जो है 70 से 80 किलो है, और वो पॉजिटिव मेरा जो ब्लड ग्रुप है, और 6 फीट मेरी हाइट है। तो सर, जो सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब की, ये जो अगस्त के जो महीने होते हैं इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, और मुझे पसीने इस कदर आते हैं जैसे कि पहाड़ों से झरना गिरता हो। तो उससे होता क्या है कि इससे शरीर से जो है ना वो गर्म पसीने के रूप में गर्म पानी निकलता है, और कई सारी जो है जो अंदर हमारे मतलब जो पूरे बड़े तत्व होते हैं वो बाहर आते हैं। तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती, और शरीर में कमजोरी भी आती है। तो इससे बचने का मैं क्या उपाय करूं? और दूसरा सर, जो मेरा मिथ ये है कि मैंने ये जो वर्षा का पानी होता है इससे पेड़ पौधे तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं, और हम इंसानों को क्या फायदे होते हैं कि अगर वर्षा के पानी में स्नान करें हम लोग, तो नहाएं तो। जी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको। जी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र जी, आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला तो जो कह रहे हैं आपको शायद स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बट अगर देखें तो बरसात के टाइम पे जो मानसून का टाइम है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से सभी को पसीने आते हैं, तो मे बी आपको थोड़े ज़्यादा आते होंगे। तो आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, आप जैसे कॉटन के कपड़े ही पहने,
खादी का कपड़ा हो गया, इस तरह का पॉलिएस्टर या नायलॉन या टेरिकॉट, इस तरह के कपड़े अवॉइड करें। और हाफ बाजू की कमीज पहने, फुल नहीं पहने, अंदर बनियान यूज करें। तो इस तरह की चीजें लेके, और आप टेल्कम पाउडर यूज कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि आपके परिवार के कंपैरिजन में आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, मतलब झरना जैसा बह रहा है, तो बहुत रेयर कंडीशंस हैं, तो आपको एक किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेनी चाहिए, चमड़ी के स्पेशलिस्ट से, कि इसका और कुछ जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट आपको बाकी वेदर में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, 1-2 महीने के लिए हो रही है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि जिनको जो बीमारी वाली प्रॉब्लम होगी तो वो 12 महीने चलेगी, वो सिर्फ 1 महीने नहीं होगी। दूसरा, आपने अपनी हाइट सब चीज तो बताई, आपने अपना ऑक्यूपेशन नहीं बताया कि क्या करते हैं। तो गर्मियों का मौसम है, अगर आप टीचर विचर ऐसी कोई जॉब करते हैं, अगर छुट्टियां मिल रही है तो आप ठंडी जगह पे 1 महीने बिताएं। जब आपको ये परेशानी हो रही है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह की जॉब्स होती हैं कुछ, जो कि आप उस टाइम पे शिफ्ट कर लें, तो अर्गोनॉमिकली हम लोग कहते हैं कि आप एक्लेमेटाइज हो जाइए। तो कई लोग गर्मियों के मौसम में दिल्ली छोड़ देते हैं, करमपुरा छोड़ देते हैं और शिमला या पहाड़ों में निकल जाते हैं, और 1 महीने बाद फिर वापस एंजॉय करते हैं दिल्ली का वेदर। जी। दूसरा प्रश्न आपने पूछा था, इन्होंने बोला था कि वर्षा के हाँ पेड़ पौधे बहुत बढ़ जाते हैं। तो पेड़ पौधे, देखो सबको हरियाली अच्छी लगती है, बट मेरे हिसाब से पेड़ पौधों के साथ कई बार ये मच्छर और गमलों में पानी, इन सबसे ना डेंगू के जो मच्छर होते हैं, एडिस मच्छर, ये भी बहुत पनपते हैं। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि मच्छरों को देखें। बट बारिश में भीगना लॉन्ग टर्म अवॉइड करना चाहिए मेरे ख्याल से। बट हल्की फुल्की बारिश में, जो शुरू की बारिश होती है, अगर आप भीगें तो आप वापस आके दोबारा जरूर नहाएं, क्योंकि वो बारिश का पानी कई बार जो दिल्ली के एनवायरनमेंट में बहुत सारे जो ये गाड़ी का पॉल्यूशन है, ये सब केमिकल्स, फ्यूम्स ना एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। जब ये बारिश पानी के साथ नीचे आते हैं तो आपके स्किन में लगेंगे और फिर आपको कुछ एलर्जी कर सकते हैं। तो ये केमिकल रेन की तरह एक्ट कर सकता है अगर बहुत ज्यादा कंबशन या हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं। तो शुरू के बारिश जो शुरू वाली होती है उससे अवॉइड करें। लंबी बारिश करेंगे तो आपको कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। हल्का फुल्का भीगना आई विल से कि आपका मन करे तो कर सकते हैं। लेकिन आपने ये बताया कि फिर वापस जरूर आके नहा हाँ, वापस आके नहा ले, क्योंकि वो जरूरी है। बिल्कुल शालिनी मैडम, आपने बिल्कुल। हमारे एक और सुनने वाले फोन लाइन पर हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप हैं रीटे डॉक्टर में, आप कौन बोल रहे हैं? जी ऐसा है जी, जो फिलहाल बारिश का मौसम जो हो गया है जी, बारिश हो रही है, रुक रुक करके गर्मी बढ़ जाती है बस्ती में, गलियों में, घरों में जी, छोटे छोटे घर होते हैं, तो अक्सर बच्चों के जी माता से निकल आई है, जिसमें डॉक्टर भी दवाई देने को जल्दी नहीं हो करता, नहाने के लिए भी मना करते हैं। सर इसमें क्या करा जाए, बुखार भी आ जाता है और काफी दाने निकल आते हैं शरीर के ऊपर। हमारे 2 बच्चों को निकल आई, तो क्या क्या है सर, दवाई नहाने के लिए क्या मना होता है क्या? मेरा नाम आनंद है जी। आनंद जी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं दाने निकल आए, डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं। अच्छा, दाने जैसे कुछ लोगों को निकल सकते हैं, घमौरी जैसे ह्यूमिडिटी और पसीने की वजह से निकल जाते हैं। अगर उसमें से कुछ पस जैसा या कुछ सिक्रीशन आ रहा है तो पानी से अगर भिगाएंगे तो उसमें ज्यादा स्प्रेड कर सकता है या थोड़ा सा पक जाए। अदरवाइज पानी मेरे ख्याल से नहाने को कोई मना नहीं करेगा, और नहाने से आपके और बढ़ने के चांसेस कम रहेंगे। बट अगर वो पस या इन्फेक्शन हो गया है तो उसको गीला ना करें, उस जगह को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी सब शरीर को तो नहाना जरूरी, क्योंकि ह्यूमिडिटी में पसीना ज्यादा होगा तो और जगह भी इस तरह के घमौरिये या इस तरह के घाव बन सकते हैं। तो आप साफ साबुन से नहाएं, उस जगह पे जहां पर ज्यादा पानी या वेसिकल्स कहते हैं, दाने जिसमें पानी भर गया या पस जैसा आ रहा है, उसको ना भिगाएं। अदरवाइज छोटे छोटे दाने जिसमें कि पानी भरा हुआ वेसिकल नहीं है तो उसको नहा सकते हैं, साबुन से साफ करें और ड्राई कर लें, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी। हमारे श्रोता हैं दिनेश शर्मा, शिमला झुंझुनू राजस्थान से ये लिखकर भेज रहे हैं हमें मैसेज। डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में स्नेक बाइट की भी घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं, कृपया बताएं कि स्नेक बाइट होने पर फर्स्ट एड क्या लेना चाहिए और उपचार क्या होना चाहिए? ये हमारे इंडिया की प्रॉब्लम है, ऑल्दो दिल्ली में ऐसी प्रॉब्लम कम देखी जाती है क्योंकि इतने स्नेक या सांप हमारे यहाँ है नहीं। बट जैसे कि आपने बताया, आप राजस्थान में रहते हैं, तो हो सकता है जब बारिश ज्यादा होती है, जब पानी इनके सांप के बिलों में भर जाता है तो ये सांप बाहर निकल आते हैं। फिर जब कोई किसान या कोई व्यक्ति जब इन खेतों में जाता है तो उनको स्नेक बाइट हो सकता है। तो स्नेक बाइट भी ज्यादातर स्नेक बाइट जैसे खेतों में चूहों को खाने वाले, जो चूहे को खाने वाले स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं, तो विष वाले नहीं होते हैं, तो उनसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बट
कई बार ये बहुत मुश्किल हो जाता है बताना कि ये विष वाला सांप है या पॉइजनस सांप है या नहीं है। तो हमारे यहाँ जो पॉइजनस सांप है वो 3-4 वैरायटी के ही होते हैं। एक जैसे आपने देखा होगा नाग, जिसका कि फन होता है। तो अगर आप पहचान सकते हो, सांप को पहचानना बहुत जरूरी है कि आपको किसने काटा है। अगर आप देखते हो कि वो नाग है, फन वाला सांप है, जिसको कि हम कोबरा कहते हैं, तो वो पॉइजनस होता है। ठीक है, तो उस पॉइजनस सांप में जब काट देता है तो कुछ घंटों बाद आपको बेहोशी छा सकती है, आपको सीएनएस टॉक्सिसिटी होती है। तो सांप के काटने में उस जगह को फर्स्ट एड तो यही रहेगा कि आप उस लिम्ब को जहां हाथ में या पैर में काटा उसको ज्यादा हिलाएं ना। अगर आप हिलाएंगे तो पॉइजन उस पेरिफ्री से आपके ब्लड में, सर्कुलेशन में, हार्ट तक आ जाएगा और पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो जैसे ही सांप ने काटा है, ट्राई करें कि सांप, आजकल तो कई लोगों के पास कैमरे होते हैं, फोन होते हैं, तो बड़ा मुश्किल है कहना कि सांप को मार दे नहीं मार दे, इस पे बहुत कंट्रोवर्सीज है। बट अगर सांप की फोटो ले सके या पहचान सके वो ले सकते हैं। और पैर को ज्यादा ना हिलाए, जैसे पैर में काटा हुआ है तो उसको हल्की सी पट्टी बांध सकते हैं जहां काटा हुआ है। जैसे आपको नी के नीचे काटा हुआ है तो नी के ऊपर हल्की सी पट्टी बांधे कि थोड़ा सा ब्लड फ्लो रुक जाए, तो वो पॉइजन उधर ही रहे, आगे ना बढ़े। उस पॉइजन को पानी से, अगर आसपास नाल वाला है तो साफ कर लें, फर्स्ट एड कर लें, बट उसे चाकू वाकू से काटे नहीं, उसको ब्लीडिंग ना करें, बट सफाई साबुन वाबुन से सफाई कर लें। और मुंह से चूसने की कोशिश ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो पॉइजन आपको, जो भी उसको फर्स्ट एड दे रहा है उसको हो सकती है। नियरेस्ट अस्पताल में ले जाएं। एंटीवेनम अवेलेबल हैं ज़्यादातर सब सरकारी अस्पताल में या किसी भी बड़े अस्पताल में, तो हमारे यहाँ एंटीवेनम दे सकते हैं अगर वो पॉइजनस स्नेक है। और स्नेक में भी जैसे कि मैंने बताया, कोबरा स्नेक होता है पॉइजनस, हमारे यहाँ एक वाइपर स्नेक होता है और एक क्रेट नाम से स्नेक होता है, कॉमन क्रेट करके। ये आप गूगल भी कर सकते हैं, सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये 4 स्नेक कैसे पहचान सकते हैं। वाइपर में भी एक पिट वाइपर होता है, एक रसल वाइपर होता है, तो ये 4 सबसे कॉमन स्नेक हमारे यहाँ पॉइजनस, जिससे कि बाइट हो सकती है, या तो किसी को ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है शरीर में, या फिर बेहोशी छाने लग जाती है, आंखें में टोसिस हो जाता है, आंखें बंद होने लग जाती है। ये सारे सिम्टम्स हैं पॉइजनस स्नेक के। बट फिर भी ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो रैट बाइट हुआ होगा, या चूहे खाने वाले स्नेक का ज्यादातर नॉन पॉइजन स्नेक होता है। और घबराने से कई को हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो आप डरे नहीं, थोड़ा सा हल्का सा पट्टी बांध के नियरेस्ट अस्पताल ले जाएं, साबुन से धो लें, और बाकी का ट्रीटमेंट अस्पताल में डॉक्टर्स आपका ख्याल रखेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश शर्मा जी, ये प्रश्न करने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, और डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया, क्योंकि आपके इस प्रश्न से हमारे बहुत सारे सुनने वाले जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको ये जानकारी मिली। और हमारे एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हेलो। आप फिर रेडियो डॉक्टर में अपना नाम बता दें। हाँ जी, सलाउद्दीन बोल रहे हैं, कस्बा पिठौर, जिला मेरठ से। जी, प्रश्न करें। सर, जैसे ये बारिश होती है इसमें हाथों में और तलवों में घूमने से थोड़ा जलन सी लगती है, और बदन पे दाने दाने और खुजली लगती है हाथों की हथेलियों में, तो उसमें घर का उपाय ऐसा हो जो बताएं आप। अभी डॉक्टर साहब ने बताया था ये कि दाने हो जाते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर साहब बताएं। बेसिकली आप उसको क्लीन रखें। कई बार जैसे जो बारिश का पानी होता है उसमें कई या तो केमिकल आ सकते हैं या ये जो कंटेमिनेशन हो सकता है, और खासकर जब नीचे गिरा हुआ पानी भी ऊपर छलक के पैरों वैरों में आ जाए, तो आप जैसे ही घर पहुंचे, हमने जैसे बताया कि आप उसको वापस अच्छे नल के पानी से धो लें, साफ रखें और ड्राई रखें। अगर आप ड्राई रखेंगे, पसीना और ह्यूमिडिटी वाला पार्ट साफ करके रखेंगे और सूखे कपड़े पहनेंगे और बिल्कुल गीला नहीं करेंगे, तो आपको ये दाने बिल्कुल भी नहीं होंगे और इस तरह की जलन वाली परेशानी भी नहीं होगी। जी, डॉक्टर साहब धन्यवाद दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छी जानकारी लग रही है। बिहार से संजय, इन्होंने सिर्फ यही लिखा है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं। यशपाल जी हमें लिख रहे हैं द्वारका, दिल्ली से। नमस्कार डॉक्टर जी और शालिनी जी, वेरी रेलिवेंट एंड टाइमली टॉपिक। माय क्वेश्चन इज when to take paracetamol in case of fever। ये जानना चाहते हैं कि पैरासिटामोल किस केस में लिया जाना चाहिए, और दूसरा हम कैसे पहचानें कि हमारे जो फीवर हुआ है वो वायरल या बैक्टीरियल है, ये इन्फेक्शन है। जी अच्छा, यशपाल जी, जैसे आपने बताया कि पैरासिटामोल कब लें, पहला प्रश्न आपका रहा। वैसे तो डायरेक्टली दवाइयां अवॉइड करनी चाहिए बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, बट पैरासिटामोल एक ओवर द काउंटर ड्रग है, तो जब भी आपको 100 से ऊपर बुखार आए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं। नॉर्मली एडल्ट डोज जो कि 40 से 50 किलो वजन है जिनका, वो 500 मिलीग्राम की टैबलेट जो कॉमनली आती है वो ले सकते हैं एवरी 6 to 8 आवर्ली। तो 6 से 8 घंटे
घंटे में जब भी आपको लगे कि तेज बुखार है या नापा आपने 100 से ऊपर है तो आप ये गोली ले सकते हैं, बट एम्प्टी स्टमक ना लें, खाली पेट ना लें, क्योंकि इससे एसिडिटी हो सकती है। पैरास्टामोल किसी चीज का इलाज नहीं है। पैरास्टामोल सिर्फ बुखार को कम करेगा, ये किसी इन्फेक्शन को कम नहीं करता, ट्रीट नहीं करता। तो जैसे कि आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कैसे डिफरेंशिएट करें, तो दोनों में बुखार हो सकता है। तो अगर बुखार होता है तो आप पैरास्टामोल की गोली लेंगे। वायरल, जैसे कि आपने बताया, वायरल में क्या होता है कि एक तरह का वायरस है जिसको कि एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं देना है। तो वायरल इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि रनिंग नोज होता है, नाक बह रही है, गले में खराश होना और पूरे बदन में बड़ी थकान हो जाना और बहुत बॉडी पेन करना और इस तरह के फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। और कई बार ये फीवर हाई ग्रेड भी हो सकता है, ठीक है। और इवन जैसे जो खांसी होती है, यूजली सूखी खांसी होती है, इसमें बलगम पीला रंग का नहीं आता और यूजली बलगम कई बार आता ही नहीं है। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, वो यूजली वायरल होते हैं। और जैसे सर्दियों के शुरू होने में या मौसम ऐसे मानसून में बढ़ जाते हैं वायरल इन्फेक्शन। इनमें अवॉइड करें, एंटीबायोटिक लेना बिल्कुल भी अवॉइड करें, सिर्फ पैरास्टामोल फीवर के लिए लें और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, सर्दी जुकाम का, नजला का ट्रीटमेंट। जबकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि चेस्ट इन्फेक्शन है बैक्टीरियल, उसमें आपको बुखार तो तेज आएगा ही, इसके अलावा जैसे खांसी होगी उसमें बलगम आएगा, बलगम पीला या हरा रंग का हो जाएगा। तो इस तरह के जब बलगम पीला हरा इस तरह के चेस्ट इन्फेक्शन में होता है, तब आपको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी, तब आपको डॉक्टर के पास जाना है, उसी के प्रिस्क्रिप्शन से लेना है। इसी तरह अगर आपको पेट दर्द हो रहा है, लैटिंग में ब्लड आ रहा है या फिर म्यूकस आ रहा है जो कि आपके जीआई ट्रैक्ट या गट के पेट के इन्फेक्शन को बताता है, और पेट दर्द के साथ हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, तो आपको टाइफॉइड हो सकता है या फिर कोई गट का इन्फेक्शन, जैसे कि रिसेंटली प्रोग्राम भी हुआ था, डिसेंट्री हो सकती है, सिगलोसिस या पैराटाइफाइड हो सकता है। तो इस तरह के इन्फेक्शन तब एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, बट एंटीबायोटिक आप ओवर द काउंटर न लें, आप डॉक्टर की सलाह लें, खासकर जब फीवर परसिस्ट करता है, खासकर 5-6 दिन से ज्यादा फीवर हो रहा है और हाई ग्रेड है और कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम्स हो रहे हैं, सिस्टमिक सिम्टम्स, जैसे कि आपको खाना नहीं खा पा रहे हैं, आपको ब्लैटिंग में खून या इस तरह का कुछ तकलीफ होती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और हमारे रेडियो डॉक्टर बहुत विस्तार से और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दे चुके हैं। अभी भी प्रश्न बहुत सारे हमारे साथ हैं, हमारे श्रोता बहुत सारे मैसेज भेज चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे रेडियो डॉक्टर में। हमारे रेडियो डॉक्टर हमारे साथ हैं डॉक्टर घनश्याम पांगती, डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। आप हमें इसी तरह से मैसेज और भेज सकते हैं, उन्हीं को शामिल करेंगे। कॉल भी करना चाहें तो कर सकते हैं और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर और करते रहिए फोन कॉल। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज हम बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल। मैं हूं आपके साथ शालिनी मित्तल और हमारे श्रोता हमें लिखकर भेज रहे हैं मैसेज के जरिए। डॉक्टर साहब सुशील ठाकुर हैं, राम राम भेज रहे हैं और साथ में लिख रहे हैं दिल्ली में रहते हैं। सर, फुट में पानी लग गया है और दोनों फुट में इन्फेक्शन हो गया है, क्या करें? तो हम बात कर रहे थे कि इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि आपने बारिश के पानी में या शूज आपके भीग गए हों कभी और आपने ठीक से वॉश नहीं किया होगा, ड्राई नहीं किया होगा, तो कई बार ये इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो अगर इन्फेक्शन हो गया है तो आप फर्स्ट एड में तो ये बीटाडीन से वॉश कर सकते हैं और उसके बाद टॉपिकल एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी तो आपको किसी फिजिशियन या चमड़ी के स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए अगर वो पक गया है। और अगर वो स्किन से ज्यादा बढ़ गया है तो ऐसा हो सकता है, खासकर अगर आपको शुगर उगर है तो आपको इन्फेक्शन सिस्टमिक हो सकता है और आपको सेप्टिसीमिया या ये स्प्रेड भी कर सकता है। तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को सलाह लेनी चाहिए, अपने आप इलाज न करें। अनु लिख रही है दिल्ली से। डॉक्टर साहब, दिल्ली के पानी से नहाने से पिछले 15 साल से मेरी बॉडी में खारिश की दिक्कत आ रही है जो ठीक नहीं हो रही है। सब कुछ करके देख लिया है, दवाई भी खाई, लगाई भी, पर ये जा नहीं रही है और जो बढ़कर पस वाले दानों का भी रूप ले लेती है। क्या कुछ किया जा सकता है इसको कि एक जड़ से खत्म हो जाए? देखिए, आपने बताया कि आप दिल्ली में रहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेनी चाहिए, क्योंकि यही पानी आपके फैमिली में और मेंबर भी यूज कर रहे हैं, आपकी कॉलोनी में भी यूज कर रहे हैं, तो उनकी तो ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। अगर सिर्फ आपको है तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एक्जिमा या कोई ऐसी एलर्जिक कंडीशन हो स्किन की जो कि नहाने से और गीला रखने से बढ़ जाती है।
तो आपको बेस्ट रहेगा मीट डर्मेटोलॉजिस्ट इन एनी गुड हॉस्पिटल नियर योर होम। नहीं तो आप एम्स में या किसी भी सरकारी अस्पताल में आप ओपिनियन ले सकते हैं। जी, मनोहर लाल गांधी, चाणक्य चौक, गाजियाबाद से हमें लिखकर भेज रहे हैं कि जैसे गर्मी में हमें आदत होती है मटके का पानी पीते हैं, तो बरसात में भी लोग पीते ही हैं, तो कई बार इसमें सफाई नहीं रखी जाती, बार बार पानी बदलना चाहिए, लोग भर देते हैं, जब तक खत्म नहीं होता है उसी को पीते रहते हैं, ये कितना नुकसानदायक है। और दूसरा इन्होंने ये लिखा है कि बचा हुआ खाना जो हम बच जाता है फ्रिज में रख देते हैं, वो कितना सही है बरसात के दिनों में खाना? पहला जैसे मटके के पानी की बात की है, आजकल बहुत कम लोग मटके का यूज कर रहे हैं, बट फिर भी मैं कहूँगा भारत में काफी लोग अभी भी विलेजेस में, रूरल साइड में रहते हैं, जैसे कि डाटा सजेस्ट 55-60% अभी भी गांव में लोग रह रहे हैं, तो वहाँ मटके का यूज कर रहे होंगे। तो इन मटके में आप देखें 24 से मैक्सिमम 36 घंटे में उस पानी को यूज कर लें, आप चेंज करें पानी को। दूसरा है कि जैसे ये मटके में क्योंकि ये पानी को रख रहे हैं, आप रात को ऐसा कर सकते हैं कि शाम को एक क्लोरीन की टेबलेट डाल दें और अगले दिन उसको यूज कर सकते हैं। बट फिर भी अगर उसमें कुछ कीटाणु पैदा हो रहे हैं जो कि दिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो पानी ही बहुत गंदा है, तो आप उसको चेंज कर लें। और पानी को या तो बॉयल करके पिए, जैसे आप मटके को यूजली लोग ठंडा पानी करने के लिए ज्यादा यूज करते हैं, हाँ, तो ठंडा करके रख लिया है तो आप बॉयल करके रखें और पीने से पहले बॉयल करके ठंडा कर लें। और दूसरा है कि क्लोरीन का टैबलेट का यूज कर सकते हैं इनमें। जी, सरोज बंसल, अनूप कौर हमें लिख रही हैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह आप समझा रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी आपसे हमें मिल रही है, और शालिनी जी योर प्रेजेंटेशन इज वेरी नाइस, थैंक यू टू यू बोथ, यूजफुल प्रोग्राम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आवर प्रोग्राम। हमें लिख के भेजा है, एक प्रश्न है, रंजन जी लिखकर भेज रहे हैं, मेरी वाइफ का नाम कृष्णा देवी है, उम्र 45 ईयर्स, उनको पसीना बहुत आता है और दवाई भी वो खाती हैं क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर और शुगर भी है, तो क्या ये पसीना इसके कारण आ रहा है या इनकी समस्या कुछ और है? ये बहुत ही मुश्किल है कहना। ये अगर 12 महीने पसीने आ रहा है तो वो इशू है, अगर सिर्फ आजकल ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना आ रहा है तो उसमें आप ज्यादा टेंशन ना ले, तकलीफ ना ले। बट मेरी राय रहेगी कि आपने बोला इनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, एवरी 3 मंथ्स आप डॉक्टर से सलाह लें कि उनका शुगर कैसा चल रहा है। HbA1c जो कि 3 महीने में एक शुगर की जांच होती है, जिससे पता चलता है कि आपका शुगर कंट्रोल है नहीं है। खाने में और रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉक करें, और शुगर के परहेज के लिए आप हैवी मील ना लें, और शुगर या जो मीठा है कम से कम यूज करें, तो आपका शुगर और ब्लड प्रेशर की तकलीफ ठीक रहेगी। और पसीना मेरे ख्याल से इन गर्मियों में सभी को आ रहा है। जी जी, शालिनी जी नमस्कार, डॉक्टर साहब नमस्कार। सर जी आपका प्रोग्राम अद्भुत है, ज्ञान की गंगा बह रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बात को जानने का इच्छुक हूं कि मेरी बेटी 16 साल की है, जब से पैदा हुई है तभी से उसके हाथों और पैरों में पसीना आता है, हर मौसम में। कई बार डॉक्टर को दिखाया तो उसके चेहरे पर अनचाहे बाल आने लगते हैं दवाई शुरू होते ही, फिर मुझे वो दवाई बंद करनी पड़ती है, तो क्या समस्या है डॉक्टर साहब इनकी? कुछ लोगों में देखा गया है कि हाथ में पसीना बहुत ज्यादा आता है, इतना पसीना आता है कि कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है हाथ मिलाने में भी, बट कोई मेजर इशू नहीं है। कई बार कुछ विटामिन की कमी, जैसे विटामिन ई या ऐसी कुछ कमी में ये प्रॉब्लम आ जाती है, और मेरी सलाह अभी भी यही रहेगी कि आप किसी चमड़ी के स्पेशलिस्ट को दिखाएं। वो अगर कोई विटामिन की कमी है इस तरह की तो वो उसका इलाज कर सकते हैं। बाल आने की प्रॉब्लम मेरे ख्याल से कुछ डिफरेंट है। कुछ यंग लोगों में, खासकर जो ओबीज होते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है, जिनका BMI ज्यादा होता है, उनको इस तरह के हिरसुटिज्म या लड़कियों में बाल ज्यादा आने की तकलीफ रहती है, तो उन लोगों में आपको हार्मोनल एनालिसिस भी करने पड़ सकते हैं। तो इन लोगों को आपको किसी गायनी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, और हिरसुटिज्म के लिए इवैल्यूएशन की जरूरत होनी चाहिए इस लड़की में अगर बाल ज्यादा आ रहे हैं तो। जी, ये हमें मोहम्मद इब्राहिम लिखकर भेज रहे हैं, गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, रिसेंटली आई हैव रेड थ्रू सोशल मीडिया दैट वैक्सीन फॉर डेंगू इज अवेलेबल फॉर ट्रायल, इज इट अ फैक्ट? जी हाँ, वैक्सीन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, वैक्सीन डेंगू की, अच्छी बात है। हमारे यहाँ बहुत सारे बरसात के मौसम में, बरसात के बाद डेंगू के केसेस आते हैं। ऑल्दो डेथ रेट बहुत कम हो गया है, हमारे यहाँ 1% से भी कम डेथ रेट है डेंगू का, और हम उसको और भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये वैक्सीन जैसे कि आपने बताया सिर्फ ट्रायल मोड में है, ये पब्लिक में अवेलेबल नहीं है।
कुछ सेंटर में ही है जहां पर ये वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, वो भी ज़्यादातर गवर्नमेंट सेटिंग में है। अच्छी बात यह है कि ये ट्रायल पहले कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में, कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हुए हैं और बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं इसमें। तो चांसेस ये है कि अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हमारे पास कुछ 1-2 साल में शायद डेंगू की वैक्सीन आ जाएगी, और इसको लगाने के बाद हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ डेंगू के केसेस और इतने सारे जो एडमिट होते हैं और जो मोर्टेलिटी होती है वो घट जाएगी और इम्प्रूव कर जाएगी। बट अभी आप इसको डायरेक्ट नहीं ले पाएंगे, आपको चेक करना पड़ेगा नेट पे कि कहाँ कहाँ ये ट्रायल हो रहे हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली है इनके प्रश्न के जरिए। और डॉक्टर साहब, विद्यापति कुशवाहा हमें लिखकर भेज रहे हैं। डॉक्टर साहब जी नमस्ते, उत्तर प्रदेश से लिख रहा हूँ। आपने सांप के बारे में जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही तारीफ के हमारे पास मैसेज बहुत आ रहे हैं डॉक्टर साहब, जिनको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है और उन्होंने हमें लिखकर भेजा है कि ये जानकारी हमारे लिए बहुत लाभदायक रहेगी। हाई मैम, माई सेल्फ सोहेल राणा, लिसनिंग फ्रॉम कल्याणी वेस्ट बंगाल एंड अप्रिशिएटिंग योर प्रोग्राम। ऐसा ही हमें लिखकर भेजा है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है। गुड आफ्टरनून मैम, लिसनिंग टू योर प्रोग्राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इसी तरह से आप हमारे हर कार्यक्रम में हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और अपने प्रश्नों को पूछकर ये हमें जरूर बता देते हैं कि आप इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और इस कार्यक्रम से जुड़कर आपको स्वास्थ्य का लाभ होता है। डॉक्टर साहब, बहुत समय कम बचा है, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, कोई भी बीमारी ना हो उसके लिए उसका प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी होता है, और इस केस में हमें लगता है इम्यूनिटी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है और इन बीमारियों से बचा जा सकता है? पूरे मॉनसून के लिए मैं बात करना चाहूंगी, तो थोड़ा बताएं, टिप्स दें थोड़ा सा। बिल्कुल, इम्यूनिटी बढ़ाने की आजकल बहुत सारी हमारे पास लिटरेचर है कि कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं और हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम पे अपना खाना खाएं और टाइम पे सोएं और एडुकेट स्लीप भी लें। तो आप जैसे आजकल सोशल मीडिया का इतना चलन है, सबके पास मोबाइल है, हर कोई बार बार मोबाइल चेक कर रहा है, कभी भी कोई कॉल कर देता है, आपको रेस्ट ही नहीं मिलता है। अगर मैं डॉक्टर की लाइफ बोलूं तो 24 घंटे मेरा फोन मैसेजेस आते रहते हैं, ट्रीटमेंट से लेके एवरीथिंग सब पूछते रहते हैं। तो इससे आपकी जो नॉर्मल सर्काडियन रिदम है, जो नेचुरल रिदम है, वो बिगड़ जाती है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप टाइम पे 3 टाइम का खाना खाएं, वॉक करें। जैसे अभी रिसेंटली लैंसेट में स्टडी आई है कि भारत में और इस एशियन कंट्रीज में 60 से 70% लोग ओबेसिटी से ग्रसित हैं, वजन ज्यादा है। तो जो ओबेसिटी के साथ बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज आती हैं, डायबिटीज आ जाता है, हाइपरटेंशन आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, किडनी डिजीज, ये सारी डिजीजेज आपको ग्रसित कर लेंगी। तो आप अपने वजन को ध्यान रखें। और ऐसा भी देखा गया कि ये सारी बीमारियां जो एशियन कंट्रीज हैं, एशियन जो पब्लिक है, उनमें 10 साल पहले आ जाती है वेस्टर्न कंट्रीज से। तो हमें और ज्यादा ध्यान रखना है अपने वजन का, और हम अपने वजन को जगह पे रखें, टाइम पे सोएं, 8 घंटे कम से कम, नहीं तो 7 घंटे सोएं, ठीक से सोएं। और इस सब फोन ऑन से थोड़ा दूर रहें सोते समय। कई सारी इनसे वेव्स आती हैं, इनसे से मैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि हार्म कर सकती हैं आपको। इसके अलावा खाने में आप फल और फाइबर्स का ज्यादा यूज करें, बट ठीक से धो के उसको यूज करें, क्योंकि कई बार अगर ठीक से धोएंगे नहीं तो आपको ये वाटर बॉर्न डिजीज भी हो जाएगी। तो बाकी हैवी मील ना लें, जैसे कि आप अपनी कैलोरीज का भी ध्यान रखेंगे। तो अगर आप टाइम पे ठीक से खाना खाएंगे, ठीक से सोएंगे, तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही बढ़ जाएगी। आपको विटामिन और ये जो बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स होते हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप रेगुलर खाना खाएं और सेहतमंद खाना खाएं, और कम से कम 20 मिनट वॉक कर रहे हैं, रेगुलर वॉक करें। हफ्ते में 150 मिनट जैसे WHO की रिकमेंडेशन है, तो रेगुलर वॉक करें। इवन जॉगिंग इज गुड एनफ, और कम से कम 20 मिनट पर डे। और आप रेगुलर सोएं तो आपकी इम्यूनिटी वैसे ही बढ़ जाएगी। आपको मेरे ख्याल से हम जैसे डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत ना पड़े अगर आप इसका ध्यान रखें तो। जी। और डॉक्टर साहब, एक चीज और भूल गया आपकी, एंटरटेनमेंट के लिए वो क्या करें? रेडियो डॉक्टर सुनते हैं वो जानकारी के लिए, और बाकी गाने भी सुनते हैं वो इसमें, तो ये प्रोग्राम भी सुनते रहें, ये भी बोल दीजिए। बिल्कुल, एंटरटेनमेंट जैसे कि रेडियो आजकल बहुत अच्छे गाने चला रहे हैं शालिनी मैडम। हम जब भी आप ट्रेवल करते हैं, आपका बहुत जो स्ट्रेस होता है बहुत कम हो जाता है। तो आप अगर रेगुलर इस तरह के रेगुलर म्यूजिक सुने और अच्छे प्रोग्राम देखें
तो आपका स्ट्रेस कम होगा। तो योगा और ये सारी चीजें भी आपको स्ट्रेस बस्टर के काम स्ट्रेस कम होने से, खुश रहने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है, ऐसा मैंने सुना है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, खुश रहना जरूरी है। तो आपके पास जो भी है आप उसको देखें, आप ये ना देखें कि दूसरे की थाली में क्या है और दूसरा कितना खुश है। आप अपने आप खुश रहें और संतुष्ट रहें, वो सबसे जरूरी है। उससे भी बहुत इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप लोगों में पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे। तो बी हैप्पी। और मैडम कह रही हैं कि आप रेगुलर एफएम जरूर सुने जी। और डॉक्टर साहब जैसे और भी डॉक्टर्स और डॉक्टर साहब भी आगे आने वाले कार्यक्रमों में जरूर आए, ये मैं कहना चाहूंगी। एक चलते चलते एक मैसेज आ गया है डॉक्टर साहब, अगर समय हो तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ले लेती हूँ। मुझे पूछना है कि आम खाने से मेरी वाइफ को चेहरे पर काफी दाने हो गए और वो फैल भी रहे हैं। तो इस समय आम तो सभी लोग खा रहे हैं, तो क्या करेंगे? आम खाना बंद कर दें क्या? ये आम तो मेरे ख्याल से फलों का राजा है, इस समय सभी लोग आम खा रहे हैं। लेकिन आम में बहुत मीठापन बहुत ज्यादा होता है, तो आपको शुगर बढ़ सकता है। तो अगर एक बार तो चेक कर लें कि कहीं शुगर उगर अपनी वाइफ का चेक करा लें कि शुगर ना हो। दूसरा, जब आम जैसे होता है उसके टिप में कई बार थोड़ा सा रेजिन आता है, अगर उसको ठीक से कट करके नहीं खाएंगे, आप चूसेंगे, तो उससे भी आपके ओरल कैविटी के आसपास इन्फेक्शन हो सकता है या पक जाता है। तो अगर रेजिन का प्रॉब्लम नहीं है, साफ से धोया हुआ है और स्मॉल अमाउंट में आम खा सकते हैं रेगुलर, बट पूरा किलो 2-2 किलो आम ना खाएं, क्योंकि सडनली आपको शुगर की बीमारी हो सकती है। जी, तो आज हमने बात की बरसात के मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल, केयर ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। हमारे साथ हमारे रेडियो डॉक्टर रहे डॉक्टर घनश्याम पांगती, डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। और बहुत सी जानकारी हमें डॉक्टर साहब से मिली। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, समय निकालकर आप आए इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और अब समय समाप्त हो रहा है हमारे कार्यक्रम का। जुड़े रहिए इसी तरह से रेडियो डॉक्टर के साथ, जो आपके पास आता है प्रतिदिन दोपहर 3 बजे। तो अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।